वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे व्हेन द रिड्यूस FADH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब जब रिड्यूस FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है तो कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और कितना ATP बनता है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स इस हेडिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब रिड्यूस FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को दे देता है, मतलब व्हेन द रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइजेस थ्रू क्या चीज, कॉम्प्लेक्स 2, तब कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, कितना एटीपी बनता है, ये हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में देखिए हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, व्हेन द रिड्यूस NaDH2 एंटर्स इनटू ETS, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता था तो क्या हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ था और कितना एटीपी बना था। तो याद रखिएगा, जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है या कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो कितना एटीपी बनता है, 2.5 एटीपी बनता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे केस 2 व्हेन द रिड्यूस FADH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और क्या कितना एटीपी बनता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि रिड्यूस FADH2 बना कहाँ पर होगा। तो रिड्यूस FADH2 बना कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे क्रैब्स साइकिल चला है जहाँ पर, वहाँ पर रिड्यूस FADH2 बना होगा। तो इसको कैसे करके समझे, तो ये मान लीजिए कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है, देखो ये वाला, ये क्या चीज़ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या चीज़, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो रिड्यूस FADH2 होता है वो रिड्यूस FADH2 कहाँ पर बनेगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, ये हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। यही हम लोग जानते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चला है, क्रैब साइकिल चला है, और क्रैब साइकिल चला है तो क्या बना है, हम लोग बोलेंगे क्या बना है, रिड्यूस्ड FADH2 मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, और याद रखिएगा जो रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये रिड्यूस्ड FADH2 इसीलिए हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, याद रखना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। इसीलिए मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 2, मतलब रिड्यूस FADH2 हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समझिए एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 है, ये वाला तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 है ये, जिसको हम लोग सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 है जहाँ पर क्यू साइकिल चलता है। ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम है, और इस तरफ क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये जो क्यू लिखा हुआ है, ये क्यू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्यू है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। क्या चीज है, यूबिक्विनोन क्या चीज, मॉलिक्यूल। ये यूबिक्विनोन कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। याद रखिए यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये आसानी से लिपिड बाइलेयर में क्रॉस मतलब फ्लोट कर सकता है। ठीक है ना, कौन, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं बनाया। ठीक है, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होगा तो इस तरफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 होगा। कॉम्प्लेक्स 1 को मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि रिड्यूस FADH2 जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 को बनाता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 को याद देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 किससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, रिड्यूस NaDH2 से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, जो हम लोग देखे हैं इसे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वो लेक्चर। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 को बनाया। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 5 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीजोम। यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स 5 भी लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 को देखेंगे, देखो यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स 2 में हम लोग बोलेंगे 4 क्या चीज है, सब यूनिट्स है। देखो यहाँ पर 4 सब यूनिट्स है जिसको नेमिंग किया गया है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी। ये 4 सब यूनिट्स होता है कॉम्प्लेक्स 2 का। उसमें से देखो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए जो होता है इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होता है, देखो इस तरफ। ठीक है ना, एक बाइंडिंग साइट हम लोग बोलेंगे किसके लिए होता है, तो एक बाइंडिंग साइट हम लोग बोलते हैं किसके लिए, सक्सीनिक एसिड इससे बाइंड करता है
और क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन को कराता है, फ्यूमरिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसीलिए एक बाइंडिंग साइड किसके लिए है, सक्सिनिक एसिड बाइंडिंग साइड बोलते हैं इसको, जो कि क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन को कर रहा है। दूसरा जो बाइंडिंग साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रिड्यूस FADH2 बाइंडिंग साइट। तो ये जो बाइंडिंग साइट है इससे कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 बाइंड करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को, ठीक है। दूसरा सबयूनिट देखो यहाँ पर क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बी, इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ये आयरन FeS, ये क्या होता है, सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सी और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज डी जो सब यूनिट्स है, इसके पास बाइंडिंग साइट होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए। तो ये क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो हो क्या रहा है, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, व्हेन रिड्यूस FADH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोल सकते हैं व्हेन रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइजेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 2, और कितना ATP बनता है। तो देखो ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये भी देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, ये क्या चीज़ के लिए, हम लोग बोलेंगे ये है जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे अगर जो रिड्यूस NADH2 बन रहा है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है। तो जब कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, जो रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बन रहा है, तब उसके लिए ये वाला बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो मतलब बताने का मतलब हो गया, चाहे रिड्यूस FADH2 रहे, चाहे रिड्यूस NADH2 रहे, जब वो कॉम्प्लेक्स 2 को अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो हम लोगों को देखना है, और कितना ATP बनेगा वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, रिड्यूस FADH2 जैसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा सब यूनिट, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। अब उससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन में, उससे इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा, FeS में, उससे इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा, FeS में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गया, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें जाएगा, ये वाला सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सी में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सी से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा, तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये जो रेड कलर से QH2 दिखाया हूँ, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है। और ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल क्या करेगा, आसानी से हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में फ्लोट कर सकता है, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। तो अब ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, ये हम लोग बोलेंगे आसानी से फ्लोट करेगा लिपिड बाइलेयर में, इनर मेम्ब्रेन में। और ये कहाँ पहुंचेगा, देखो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करा, और कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचेगा। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर, ऐसे करके रहेगा, इनर मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है ये सब, ठीक है, ये सब ऐसे करके, ठीक है ना। यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल इसीलिए फ्लोट कर पा रहा है क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 को देखेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में क्यू साइकिल चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, मैंने बताया है ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 में, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसमें इतना याद रखिए कि इसमें 2 सब यूनिट होता है, कॉम्प्लेक्स 3 का डाइमर होता है, इसमें से सॉरी ये डाइमर होता है कॉम्प्लेक्स 3, और इसमें हम लोग बोलेंगे 2 मोनोमर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, ठीक है ना। तो पहला सब यूनिट्स को बोलते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी में हम लोग बोलेंगे 2 हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, हीम BH, हीम BL। फिर दूसरा जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं FeS सेंटर, ठीक है, उसके साथ साइटोक्रोम C जुड़ा हुआ रहता है। और तीसरा जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C1, ठीक है। 3 सब यूनिट होता है एक मोनोमर में, उसी तरह दूसरे मोनोमर में यही होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब होता क्या है, ये जो QH2 जो है, ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, क्विनोल मॉलिक्यूल जो है, ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का को कौन रिसीव करेगा, साइटोक्रोम B रिसीव करेगा। साइटोक्रोम B जब रिसीव करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हीम BH में जाएगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हीम BL में जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C1 में जाएगा। साइटोक्रोम C1 से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे FeS सेंटर में जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन FeS सेंटर से होते हुए कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हुआ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हुआ, ऐसे करके, ये क्यू मैनर में हुआ, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल बोलते हैं। ये मैंने बताया है, देख लीजिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, साइटोक्रोम C में गया।
तो अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स 3 में मूव कर रहा था क्यू मैनर में, तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करता है ना, ये क्या करता है 4H प्लस को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे 4H प्लस को ये मूव करा देता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो जाएगा 4H प्लस मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब ये मतलब क्यू मैनर में जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स इतना एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करा देता है 4H प्लस को मूव करा देता है कहाँ से, कहाँ मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो इसके लिए मूव कराने के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन चैनल प्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे, ये चैनल है ये वाला, ठीक है। और ये चैनल कौन कौन सब यूनिट मिलकर बनाता है, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B ऑफ द क्या चीज कॉम्प्लेक्स 3, ये H प्लस आयन चैनल बनाता है जिससे 4H प्लस कहाँ से कहाँ चला जाता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला जाता है। याद रखना कॉम्प्लेक्स 2 से कभी भी हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन का मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मूवमेंट, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी H प्लस आयन चैनल नहीं होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स 2 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, साइटोक्रोम C में गया ना। अब ये साइटोक्रोम C कैसा मॉलिक्यूल होता है, साइटोक्रोम C याद रखिएगा ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ये वाला जो कि लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और ये जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आसानी से क्या होगा, पोलर हेड से होते 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 ये मूव करेगा कौन, साइटोक्रोम C, और कहाँ तक पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुँच जाएगा ये साइटोक्रोम C। अब जब ये कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुँचेगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देगा, देखो कॉम्प्लेक्स 4 को अगर हम लोग देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स 4 में 3 फंक्शनल सब यूनिट्स होता है। देख लीजिएगा मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया, उसमें से सबसे पहला जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब यूनिट 1। इसको क्या बोलेंगे, सब यूनिट 1। जो ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ क्या चीज़ है, सब यूनिट 1 है। और इस सब यूनिट में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, FeCu का सेंटर होता है। इसमें क्या होता है, एक हीम A ग्रुप होता है, एक हीम A3 ग्रुप होता है, और एक क्या होता है, कॉपर आयन होता है, ठीक है। अब ये वाला रेड कलर से जो दिखाया वो क्या है, सब यूनिट 2 में हम लोग बोलेंगे कॉपर प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हूँ वो सब यूनिट 3 है, और ये सब यूनिट 3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब यूनिट 3 को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोन चैनल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोन चैनल। इसी से प्रोटोन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब ये साइटोक्रोम जो C है ना, ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉपर को देगा, ठीक है। साइड कॉपर ऑफ द क्या चीज, 7 2। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हीम A में जाएगा, हीम A से फिर हीम 3 में जाएगा, हीम 3 से हम लोग बोलेंगे कॉपर B में जाएगा, कॉपर B से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे करके मूवमेंट हो रहा होता है किससे, कॉम्प्लेक्स 4 से, तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी को लेके चलता है, ये क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे 2H प्लस आयन को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करा देता है किस तरफ, टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। 2H प्लस मूव कर गया, देखो कर गया ना मूव, ठीक है। कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का कौन एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर वैसा वाटर होता है जो सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये में हेल्प करता है, ठीक है। तो बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, वाटर का नीड पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन वाटर हेल्प करता है, ये मेटाबॉलिक वाटर ही हेल्प करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, उस एक्टिविटीज़ को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, जब भी हम लोग बोलेंगे कभी भी FeDH2 कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो कितना हम लोग बोलेंगे प्रोटोन का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 4 + 2 कितना 6 प्रोटोन का क्या होगा, मूवमेंट होगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 से FeDH2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। याद रखिए कॉम्प्लेक्स 2 से चाहे FeDH2 रहे चाहे वो NaDH2 रहे ग्लाइकोलाइसिस का, वो जब भी ऑक्सीडाइज हुआ कॉम्प्लेक्स 2 को अगर इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो हमेशा और हमेशा हम लोग बोलेंगे 4 + 2 = 6H+ का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में।
ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से H प्लस निकल के कहाँ चला गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ चला गया। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो गया बिटवीन क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और कोई भी चीज हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा। ठीक है, तो जितना इधर से हम लोग बोलेंगे, जितना मैट्रिक्स से H प्लस आयन मूव किया था इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, वो फिर से H प्लस आयन वापस कहाँ आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, आना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करके आएगा, तो हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसके थ्रू तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये H प्लस हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहाँ आ जाए, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाए। तो फिर कैसे आएगा, तो आने के लिए हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं या F0F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजोम होता है ना, ये ऑक्सीजोम का दो पार्ट होता है, एक हम लोग बोलते हैं बेस, बेस किसमें इम्बेडेड रहता है, लिपिड बाइलेयर में इम्बेडेड होता है। और ये बेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इसके पास आयन, H प्लस आयन चैनल प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, H प्लस चैनल है, H प्लस आयन चैनल है। ठीक है, और ये H प्लस आयन चैनल एक बार में कितना H को ला सकता है, हम लोग बोलेंगे 4H प्लस को ला सकता है। क्यों ला सकता है, क्योंकि इसके पास 4H प्लस आयन को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है ठीक है ना। और ये दूसरा देखो जो कि किस तरफ है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ है। ये दूसरा पार्ट ऑफ ऑक्सीजोम को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द ऑक्सीजोम। ये जो हेड होता है वो हम लोग बोलेंगे 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स का बनता है। तो ये अल्फा सब यूनिट है, फिर क्या होगा, फिर बीटा, फिर क्या होगा, फिर अल्फा, फिर क्या होगा बीटा, फिर ये क्या होगा अल्फा, फिर ये क्या होगा बीटा। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स का बनता है क्या चीज़, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम। तो जब हेड को हम लोग पीएस कट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये अल्फा सब यूनिट, फिर फिर क्या है बीटा, फिर क्या है अल्फा, फिर क्या है बीटा। ठीक है, फिर क्या है अल्फा, फिर क्या चीज़ है बीटा। ठीक है, बीटा सब यूनिट। तो बीटा सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक सब यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब यूनिट एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। तो बीटा सब यूनिट के पास देखो बाइंडिंग साइट होता है, ये वाला ऐसे करके ये वाला। तो इस बाइंडिंग साइट में हम लोग बोलेंगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं डिटेल में बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, अभी बस इतना जानिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना H प्लस मूव किया है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से क्या चीज, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कब, जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 या NADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के साथ ऑक्सीडाइज होगा। तो हम लोग बोलेंगे 6H प्लस मूव किया। ठीक है, तो ये 6 जो H प्लस है, इसमें से हम लोग बोलेंगे एक बार में ऑक्सीजोम के थ्रू कितना H प्लस आ सकता है। तो एक बार में हम लोग बोलेंगे 4H प्लस ही आ सकता है एक बार में। ठीक है, क्योंकि 4H प्लस को ही बाइंड करने के लिए ऑक्सीजोम का जो H प्लस आयन चैनल है उसके पास बाइंडिंग साइट है। तो एक बार में देखो 4H प्लस आ गया। ठीक है, कितना आया एक बार में, ये 4H प्लस एक बार में आ गया, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये 4H प्लस हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वापस मैट्रिक्स में आ रहा होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू ऑक्सीजोम, तो यहाँ पर क्या डेवलप होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। प्रोटोन मोटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटोन के मूवमेंट के कारण डेवलप हो। और ये फोर्स के कारण हम लोग बोलेंगे जो हेड ऑफ द ऑक्सीजोम होता है, ये हेड क्या होता है 120 डिग्री एंगल में रोटेट होता है। ठीक है, तो हेड जब 120 डिग्री एंगल में रोटेट होता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी बनता है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि ये जो हेड 120 डिग्री एंगल में रोटेट होता है क्या बनेगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे करके फॉर्मेशन होगा, तो यही हेड है, देखो ये हेड है। ठीक है, जब ये हेड 120 डिग्री एंगल में घूमेगा तो क्या होगा, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। ठीक है, डाइफॉस्फेट से क्या और एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मतलब एक बार में 4H प्लस से कितना एटीपी बना, एक एटीपी बना। ठीक है, फिर कितना H प्लस बच गया, 2H प्लस बच गया, तो अब ये 2H प्लस फिर से आएगा वापस। ठीक है, देखो आया 2H प्लस, तो कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 0.5 एटीपी बनेगा, बना न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो कितना कितना H प्लस गया था, 6H प्लस मूव किया था, देखो मूव किया था 6H प्लस कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, तो ये 6H प्लस के कारण कितना एटीपी बना, 1 प्लस कितना 0.5, 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ 6H प्लस आयन से। तो ये 6H प्लस आयन क्यों मूव किया था, हम लोग बोलेंगे क्योंकि रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ था किससे, कॉम्प्लेक्स 2 से।
तो इसका मतलब एक रिड्यूस FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 2 से, ठीक है, तो कितना H प्लस मूव करता है, 6H प्लस मूव करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कितना ATP बनता है, 1.5 ATP बनता है। इस चीज़ को याद रखना। इसका मतलब एक रिड्यूस FADH2 से 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको ऐसे समझो कि ये जो रिड्यूस FADH2 इसके पास क्या है, ये तो अनस्टेबल, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस FADH2 को आप क्या समझो, चेक समझो, चेक है, ठीक है, ये चेक है। ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो क्या है, बैंक है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जो ATP बन रहा है वो क्या चीज़ है, कैश है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, देखो रिड्यूस FADH2 चेक को बैंक में दिए, और बैंक फिर हम लोग को क्या बना के दिया, हम लोग बोलेंगे ATP बना के दिया। तो एक FADH2 से जब एक FADH2 ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 2 से, तो हम लोग बोलेंगे कितना ATP बनता है, 1.5 ATP बनता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि जब कभी कॉम्प्लेक्स 1 से रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होता है तो कितना ATP बनता है, 2.5 ATP बनता है, ठीक है। और जब हम लोग बोलेंगे एक FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 से ऑक्सीडाइज होता है तो 1.5 ATP बनता है। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 ATP बनता था, ठीक है ना, है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बताने का कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स 1 से जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो 2.5 ATP बनेगा। कॉम्प्लेक्स 2 से जब रिड्यूस FADH2 या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो 1.5 ATP बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 से क्या बनता है, 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे समरी कि ओवरऑल कितना ATP बना, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल, ये सबको मिला के हम लोग देखेंगे कि कितना ATP का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।